हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र क्लासेस में। आज हम आपको नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने वाले हैं। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस से। सबसे पहले ये जानना है कि हमें इसमें कितनी चीजें पढ़नी है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में दो प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य पाए जाते हैं। एक होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन और दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक एक करके, ठीक है, उदाहरण के माध्यम से। जैसे दिया है, he said to me, comma inverted comma, are you reading a book? अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए इसमें क्या करेंगे, फुल स्टॉप न लगा के आपने देखा होगा कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है। चलिए अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल समझने से पहले एक बात समझना है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे वो यस नो टाइप क्वेश्चन का हो या फिर WH टाइप क्वेश्चन का वाक्य हो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम से, सेज या सेड के स्थान पर आस्क, आस्क से या आस्क्ड का प्रयोग करते हैं। हाँ, कभी कभी इंक्वायर्ड का भी प्रयोग कर दिया जाता है, वो बात की बात है, लेकिन सबसे सिंपल तरीका यही है। ठीक है, चलिए अगर इतनी बातें समझ में आए तो आगे देखते हैं कैसे इंडायरेक्ट बनाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ही, तो अभी तक क्या करते थे, पिछले हमने वीडियो में ये सीखा, ये पढ़ा, अर्थात असर्टिव सेंटेंस में हमने ये सीखा था कि सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आता था तो टोल्ड लिखते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, ऑब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट ना हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय से होगा तो आस्क, सेज होगा तो आस्क से, और सेड होगा तो आस्क्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आई तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड है। आस्क्ड मी कनेक्टिव के रूप में क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको बता दे कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से में यस या नो टाइप क्वेश्चन से रिलेटिव वाक्य होगा तो कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यस या नो टाइप क्वेश्चन का वाक्य है, इसलिए यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे तो कनेक्टिव के रूप में इफ है। अब इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे तो इफ या वेदर में क्या होता है, आप इफ का प्रयोग हर जगह कर सकते हैं, वेदर का प्रयोग खास करें यदि हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड होगी। हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होगा, तब वहां पर हम कनेक्टिव के रूप में वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ज्यादातर बेहतर वेदर का ही प्रयोग माना जाता है और बाकी सभी वाक्यों के लिए इफ का ही प्रयोग करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे टोल्ड ना करके क्या करेंगे, आस्क्ड करेंगे और कनेक्टिव के रूप में इफ का प्रयोग। क्यों, क्योंकि ये जो वाक्य दिख रहा है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, अर्थात हिंदी में क्या से शुरू होने वाला वाक्य जो होता है उसको हम यस या नो टाइप क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका पूर्ण रूप से जो रूल होता है वो क्या होता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य यस या नो टाइप क्वेश्चन का वाक्य हो या फिर WH टाइप
क्वेश्चन का वाक्य होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसे असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। और जबकि आप असर्टिव सेंटेंस इसके पहले भी आप जान चुके हैं कि कैसे होता है। हमने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि असर्टिव सेंटेंस या तो अफर्मेटिव में होता है या तो निगेटिव में होता है, अर्थात सकारात्मक वाक्य जिसको बोलते हैं। तो इतनी बात क्लियर हुआ। कनेक्ट यहाँ पर से सेज या सेट की जगह पे क्या लगाएंगे ये हमने आपको बताया, कनेक्टिव के रूप में क्या लगाएंगे ये हमने आपको बताया। और जब हम कनेक्टिव का शब्द का प्रयोग कर चुकेंगे तो इसको किस में बदल देंगे? असर्टिव सेंटेंस में। किस में बदल देंगे? असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंस में आपने देखा होगा कि जो वाक्य की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से ही होती है, वो चाहे अफर्मेटिव में हो चाहे निगेटिव में हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट है तो हम इस सब्जेक्ट को लिखेंगे, लेकिन याद रखना हमने एक बात आपको बताया था कि अगर आप असर्टिव सेंटेंस में मन लगा के पढ़ लेते हैं, बेहतर जितने भी रूल्स एग्जाम्पल के माध्यम से बताए जाएंगे, अगर आप एकदम बिल्कुल बेहतर पढ़ लेते हैं, एकदम मन लगा के पढ़ लेते हैं, जितने भी उसमें कंसेप्ट एकदम क्लियर आप कर लेते हैं, तो हमने आपको बताया था कि अन्य जो 4 सेंटेंसेस मिलेंगे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्थात जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे पीछे के जितने भी रूल्स होंगे, जितने भी हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से रूल्स बताए हैं, उन नियमों को, उन रूल्स को आपको याद रखना। अगर आप भूल गए, अच्छी तरीके से आपने नहीं पढ़ा है, तो फिर यहाँ पर आपको दिक्कत होगी, समस्याएं होंगी, आप सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि आप एक एक कंसेप्ट को जो है समझते हुए क्लियर करते हुए चलिए। अगर वीडियो आप दौड़ा देते हैं तो आपको फिर कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है? तो इसलिए आप एक एक पॉइंट समझिएगा। तो हमने आपको बता दिया, यहाँ पे देखो यू यू लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, जबकि हमने आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज ऑफ पर्सन वाले टॉपिक में ये बातें पूर्णतः बताई थी, ठीक है? तो यहाँ पे सेकंड पर्सन हो किसके अनुसार बदला जाता है? आपको हमने क्या बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। बदलने का वही नियम आप समझेंगे जैसे हमने पिछले टॉपिक में बताया था, है ना? कि अगर यहाँ पर ये सब्जेक्ट है तो जिसके पास गया अर्थात जिसके अनुसार बदला जाएगा, है ना, जिसके अनुसार बदला जाएगा उसी, अब ध्यान देना, जिसके अनुसार बदला जाएगा क्या होगा? उसी के नंबर और जेंडर पर्सन को देखते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब्जेक्टिव केस में है और यहाँ क्या है? ये ऑब्जेक्टिव केस में। तो थोड़ा सा समझिएगा, ये क्या है? सब्जेक्टिव केस में है और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। ये इसकी मान लीजिए हमने आपको बताया था ये इसके पास गया, ठीक है? इसके बाद इसके अनुसार बदलने का मतलब मान लीजिए ये इसके पास गया, थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं कि ये इसके पास गया तो ये वही बातें पूछेगा जो हमने पिछला टॉपिक में बताया था कि ये दो चीजें जरूर पूछता है कि आप कौन है, तो ये बोल रहा है कि हम सब्जेक्टिव केस है सेकंड पर्सन के, ठीक है? तो ये बोल रहा है नहीं हम ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए आप क्या करिए, वापस ये नहीं करता है, वापस तो करेगा ही नहीं है, ये क्या करेगा? अपने सब्जेक्टिव के पास भेज देगा, ठीक है? ये वही बातें हैं कि दो क्वेश्चन करता है, आप कौन है? सब्जेक्टिव केस, ठीक है, आप भी सब्जेक्टिव केस है, हम भी सब्जेक्टिव केस है ना? तो ये एक गुण मिल गया। दूसरा गुण है कि आप एक वचन वाले हो, ये बहुवचन वाले हैं, तो यहाँ पे वाक्य पे डिपेंड करता है कि ये एक वचन का है कि बहुवचन का है, ठीक है? तो इसलिए वाक्य से देखने से पता चलता है ये एक वचन का है। तो ये कह रहा है कि हम एक वचन वाले हैं, तो ये कह रहा मैं भी एक वचन का। तो दो गुण जरूर मिलने चाहिए। कौन से? कि किस केस के हो, सब्जेक्टिव हो कि ऑब्जेक्टिव हो कि पॉजेसिव हो, है ना? दूसरी बात है कि एक वचन वाले हो कि बहुवचन वाले हो। तो ये एक वचन वाला, ये भी एक वचन वाला, इसलिए इसकी जगह पे ये जाएगा, अर्थात ये इसी को लेकर जाएगा। हमने आपको पिछले टॉपिक में ये बातें बताई थी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई। अब यहाँ इसको इसके अनुसार हमने बदल तो दिया है, लेकिन इसके साथ साथ आप ध्यान देंगे असर्टिव सेंटेंस में जितनी भी चीजें आपने पढ़ा था, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड से, जितने भी चीजें पढ़े थे, एक बार अगर आपको सही से क्लियर नहीं हुआ तो आप पिछले वीडियो में जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं बेहतर, ठीक है, और समझ सकते हैं। हर चीजें, हर एक शब्द को हमको ध्यान देते हुए आगे बढ़ाना, ठीक है? ये इसको हमने इसके अनुसार बदला। यहाँ पर ये क्या करेंगे बदलने का? देखिए सिंपल तरीका का असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो थोड़ा कल्पना कीजिए कि ये इंट्रोगेटिव है, ये सिनोनिम टाइप क्वेश्चन का। इसको जब हम असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो पहले ही थोड़ा से कल्पना करिए कि ये यहाँ पे हो गया, है ना? थोड़ा सा इसको हाइड करके ऐसे देखिए कि यू आर रीडिंग अ बुक बन गया, है ना? यू आर यू आर रीडिंग अ बुक बन गया, है ना? तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? ये असर्टिव देखो बन गया, कल्पना करिए कि असर्टिव बन गया, है ना? बन गया, इसको इसके अनुसार बदल दिया। अब यू आर रीडिंग से क्या पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को दर्शाता है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हमने चेंज ऑफ टेंस में बताया था। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को किस में बदल देते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, है ना? तो यहाँ पर देखिए इस सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे जमार होगा तो यहाँ पे वाज होगा, तो आई के अनुसार क्या होगा? वाज, है ना?
यहाँ लिखना नहीं है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिख दिया था, ठीक। तो वाज हुआ, बाकी जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है यानी रीडिंग वैसे ही रहेगा, आप बुक वैसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन आप याद रखना यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव है, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, लेकिन ये जब असर्टिव में बदल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप, है ना। चलिए ये एग्जांपल समझ में आया, क्या समझा आपने कि यहाँ पर से या सेज या सेट की जगह पे हम क्या लिखेंगे, क्रमशः आज के से या आज के डे। कनेक्टिव के रूप में यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप क्वेश्चन का वाक्य होगा तो कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। हमने आपको बताया कि इफ का प्रयोग सामान्य इफ का प्रयोग तो हम करते हैं, और यहाँ पे वेदर का प्रयोग सबसे अच्छा माना जाता है यदि डू डज या डिड से वाक्य प्रारंभ होता है तो, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए राधा सेड टू हिम, राधा सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा डू यू प्लेइंग सॉरी प्ले द मैच। अब ऐसे हिंदी तो क्या है, आप मैच खेलते हो, है ना। बाकी हिंदी नहीं आती तो आप रूल्स के अनुसार देखिएगा। इंटर्ड बनाते समय, अच्छा असर्टिव सेंटेंस पढ़ते पढ़ते कुछ बच्चों की क्या हो जाती है, हैबिट्स बन जाती है, आदत बन जाती है, क्या टोल्ड, हमको यहाँ नहीं, पहले उधर से देखना है ना। अब यहाँ पे आप लिखते चले गए, आगे नहीं देख रहे हैं ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब मान लीजिए आप साइकिल या बाइक चला रहे हैं, आगे ना देखें, ऐसे देखें तो फिर क्या होगा, तो एक्सीडेंट तो होगा ही, है ना, दुर्घटना तो घटेगी। तो इसलिए याद रखना, आप यहाँ से चलना शुरू किए तो आगे आपको देखना है ना, आगे देखना है। तो क्या देखना है कि ये किस टेंस का, ओ सॉरी किस है टेंस का वाक्य है। तो टेंस का वाक्य तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस है। तो हम देख रहे हैं कि ये डू से स्टार्ट है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये कौन सा वाक्य है, यस या नो टाइप क्वेश्चन का वाक्य है ना। तो कोई भी हो, डब्ल्यू एच टाइप हो चाहे यस या नो टाइप क्वेश्चन का वाक्य हो, यहाँ पे दोनों के लिए सेम वही नियम है, ठीक है। क्या कि से सेड के लिए हम क्या करेंगे, है ना, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क्ड डे, क्या हो जाएगा, आस्क्ड डे, आस्क्ड हिम। कनेक्टिव के रूप में क्या प्रयोग करेंगे, आपको हमने बताया इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन आपको ये भी हमने बताया कि यदि वाक्य की शुरुआत है डू डज या डिड से होती है तो कनेक्टिव के रूप में वेदर का प्रयोग सबसे बेहतर माना जाता है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेदर। इसके बाद यहाँ पे देखिए, हमने आपको बताया कि इसको यहाँ पे कल्पना करिए, है ना, कर लिया है आपने कि यू आर रीडिंग अ बुक बना लिया था, लेकिन आप उसको उसी तरह इसको मत कर देना, अगर कर दोगे तो गड़बड़। क्यों, क्योंकि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी सभी टेंस से ये दोनों हट के होते हैं, और कौन से वाक्य इनके हट के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, है ना। तो आपने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव सेंटेंस, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। इन दोनों वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं दर्शाई जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा होगा कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य होता है उसके वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार ही सीट नेम या एक वचन सब्जेक्ट के अनुसार यस या यस लगा होता है, बाकी या यू विदे या बहुवचन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे यस या यस नहीं लगा होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है ना। और जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में आपने देखा होगा जो अफर्मेटिव के रहे होंगे उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है। अगर हेल्पिंग वर्ब होती है तो कहाँ से स्टार्ट होती है, निगेटिव से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आप थोड़ा कल्पना करिए कि ये डू आएगा तो यहाँ पे यू डू प्ले द मैच नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, बल्कि ये डू यहाँ पे न लिखकर इसमें समाहित, ये मान लीजिए या यहाँ आया और इसमें समाहित हो गया। अगर एक वचन सब्जेक्ट होता है, ही सी इट नेम, या एक वचन होता तब यहाँ पे जो डज होता, और डज होता तो डज आकर यहाँ पे दर्शाता यस या यस, ठीक है। इसकी यही एक पहचान है, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, जा करके। तो यहाँ पे क्या बन गया, मान लीजिए असर्टिव सेंटेंस बन, क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव को इंडायरेक्ट बनाते समय असर्टिव सेंटेंस में बदलना होता है। मान लीजिए असर्टिव सेंटेंस बन गया, यू प्ले द मैच, है ना। अब ये आप देख रहे हैं यू प्ले द मैच, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को दर्शाता है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एक वचन होता है, यस यस लगता है, वहां से पहचान लेते हैं, लेकिन ऐसे भी आप पहचानने की कोशिश करिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको हम किस में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे तो हर नियमों को ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले देखो ये मिला चेंज ऑफ पर्सन की जरूरत पड़ी है ना। यू को किसके अनुसार बदलेंगे, अभी आपको हमने बताया कि यू को किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। इसका मतलब यू को किसके अनुसार बदलेंगे यहाँ पर, है ना, हिम के अनुसार। बात वही है कि ये इसके पास गया तो ये कहाँ भेजेगा, है ना, ये सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट, ये एक वचन, ये भी एक वचन, ठीक है, इस बात को याद रखना। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही। और ये आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं तो इसमें जो मुख्य क्रिया होती है उसका कौन सा फॉर्म हो जाता है, सेकंड फॉर्म। तो प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है, प्लेड, बाकी का वही रहेगा, यहाँ पे फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए आगे एग्जाम्पल देखते हैं। अब इतना आपको समझ में आया। तो ये दो एग्जाम्पल हमने आपको बताया क्या, यस या नो टाइप क्वेश्चन से संबंधित ये एग्जाम्पल हमने आपको बताया, ठीक है, इंटीग्रेटेड सेंटेंस का। अब हम आगे देखेंगे तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा हमारा। तीसरा एग्जाम्पल होगा ये डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन से संबंधित एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं। सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वेयर हैज ही गॉन, अर्थात वहां कहाँ गया है ना। चलिए हिंदी नहीं आती है, नियमानुसार देखिएगा। इंडाइट बनाते समय क्या करेंगे, है ना, हमने अभी आपको कहा कि जैसे लिखना शुरू कर दे तो यहाँ पे क्या है, अगर असर्टिव पढ़े हो तो वही टोल्ड लिखने की आदत रहती है। 70% बच्चों की यही आदत बन जाती है। क्यों, क्योंकि वो हैबिट से ही पड़ जाती है पढ़ते पढ़ते। लेकिन नहीं, हमने आपको क्या बताया, यदि आपको पढ़ना है बेहतर, अच्छा, एकदम बेहतरीन, एकदम क्लियर, सभी कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे अगर हमें पढ़ना है, हमें आगे देखना है, ठीक है। जैसे हम साइकिल या बाइक चलाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे तो नहीं जाते हैं, नहीं, सीधा देखते हैं ना। अगर सीधा नहीं देखे तो फिर गड़बड़ है ना, थोड़ा बहुत बात दूसरी ही इधर उधर। चलिए तो हम आगे देख रहे हैं। तो सीधी सी बात, हमने कहा कुछ ना देखो तो इसको तो जरूर देख सकते हो, है ना, इसको तो जरूर ही देख सकते हो। क्वेश्चन मार्क लगा तो 100% इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। चलिए तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, वो चाहे यस या नो टाइप हो, चाहे डबल एस टाइप क्वेश्चन का हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी आपको हमने बताया कि से होगा तो आस्क, सेज होगा तो आस्क से, या सेड होगा तो आस्क डे। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आस्क डे। और कनेक्टिव के रूप में अब यहाँ क्या लगेगा, इफ या वेदर ना। अभी आपको हमने क्या बताया कि यदि यस या नो टाइप क्वेश्चन का वाक्य होगा तभी आपको इफ या वेदर का प्रयोग करना है ना, अन्यथा नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है फिर, आइए चलिए देखते हैं। यदि, थोड़ा सा समझते हैं कि यदि, है ना, इसका क्या रूल होता है, अगर नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हैं। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन का वाक्य होगा, कौन सा, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डब्ल्यू एस टाइप में, डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन का वाक्य होगा तो कनेक्टिव के रूप में हम उसी शब्द का प्रयोग करेंगे जो वाक्य में क्वेश्चन वर्ड के रूप में दिया रहता है, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द के रूप में दिया रहता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर। तो यहाँ पर कनेक्टिव के रूप में क्या हो जाएगा, वेयर। अगर ये क्वेश्चन वर्ड है, कनेक्टिव के रूप में वेयर का प्रयोग कर दिया गया, अर्थात वेयर को कनेक्टिव के रूप में हमने प्रयोग कर दिया। तो अब आप थोड़ा से देखिए इसको, है ना, थोड़ा सा हाइड करके देखिए, बन क्या गया, हैज ही गॉन, लग रहा है कि यार यस या नो टाइप की तरह दिख रहा है। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि डू, डज और डिड को छोड़कर बाकी जितने भी हेल्पिंग वर्ब होंगे उनको सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं। इमेजिन करो कि यहाँ पर ये आ गया हैज, है ना, तो अब इसको भी देखो, ही हैज गॉन बन गया, ही हैज गॉन। कल्पना करिए कि हैज यहाँ आ गया तो ही हैज गॉन बन गया ना, तो इसका मतलब असर्टिव बन गया। चलिए तो ही को यहाँ पे लिखे कि किसी के अनुसार बदलना है। तो हमने आपको चेंज ऑफ क्लियरनेस वर्ड्स में जब समझा था कि थर्ड पर्सन नो चेंज होता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। और यहाँ पर ही हैज से क्या पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम कहीं में बदल देते हैं, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ भी हो, इतनी दूर हमें कोई भी हो लेकिन हो इंट्रोगेटिव, है ना,
यस नो टाइप हो या WH टाइप हो, उससे हमसे नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को ध्यान रखना कि इंट्रोगेटिव हो तो यहाँ तक के लिए, सिर्फ यहाँ तक। यहाँ क्या करेंगे, आस्क्ड है, अभी हमने आपको बताया था ना। अब जब कनेक्टिव की बात आती है तब हमको यहाँ पे देखना होता है कि यस या नो टाइप क्वेश्चन है कि WH टाइप क्वेश्चन का वाक्य है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं WH टाइप क्वेश्चन का वाक्य। तो अभी हमने आपको क्या बताया इससे ठीक पहले वाले एग्जाम्पल में कि यदि WH टाइप क्वेश्चन का वाक्य होगा तो उसको हम कनेक्टिव के रूप में, है ना, यूज कर लेते हैं। इसके बाद जो बचेगा, आप थोड़ा हार्ड करके देखिए, हमने प्रैक्टिकली आपको अभी बताया था कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हार्ड करिए तो ये बिल्कुल यस या नो टाइप की तरह ही दिख रहा है। तो आर को यहाँ करेंगे तो बन जाएगा यू आर। क्या बन गया, यू आर, है ना। कल्पना करिए कि यू आर बन गया, असर्टिव बन गया। कल्पना करिए कि असर्टिव बन गया ना, यू आर हो गया। तो यू आर हम यहाँ लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यू को हम सेकंड पर्सन के किसके अनुसार बदल देंगे, यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदल देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हम बदल देंगे। तो यू को हम मी के अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं यू क्या है सब्जेक्टिव केस में और मी क्या ऑब्जेक्टिव केस में, इसलिए मी का हमें क्या चाहिए, मी का हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए। तो यहाँ पे यू किसके अनुसार बदला जाएगा, आई हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आई। अब आर आया तो प्रेजेंट को दर्शाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पास्ट, तो आई वाज है। अब इसके बाद कोई शब्द नहीं बचा है तो यहाँ पे अपना नाम मत लिख देना, ठीक है, नहीं पता लगे कि अभी छोटा लग रहा है, कम लग रहा है, लिख दो। चलिए, तो ये तो पहले ठीक इसके पहले वाले एग्जांपल की ही तरह है ना। चलिए अब इसमें देखते हैं, आप सोच रहे होंगे कि कैसे है, ये तो वैसे ही है जैसे अभी बताया गया है। चलिए अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसका इंडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो जैसे दिया है कि माय फादर सेड है। अब उधर हमने कहा जरूर देखिए, अब आपको देखना ही है कि वो कौन सा सेंटेंस है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे सेड की जगह पे टोल्ड नहीं लिखना है ना, नहीं आदत पड़ गई हो तो लिख दो। यहाँ पे आस्क्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आस्क्ड। अब जब कनेक्टिव की बात आएगी तब हम इंट्रोगेटिव में भी ये देखेंगे कि यस या नो टाइप क्वेश्चन का है कि WH टाइप क्वेश्चन का वाक्य है ना। तो हम देख रहे हैं WH टाइप क्वेश्चन का वाक्य है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये क्वेश्चन वर्ड है तो नियम वही है कि WH टाइप क्वेश्चन का वाक्य होगा तो हम कनेक्टिव के रूप में उसी शब्द का प्रयोग करेंगे जो प्रश्नवाचक शब्द के रूप में, अर्थात जो क्वेश्चन वर्ड के रूप में शब्द दिया रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कनेक्टिव के रूप में हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे हो गया, अब इसको हम यहाँ कर दे तो वो गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़। क्यों, क्योंकि ये मुख्य क्रिया है। तो अब आप देखना यहाँ पर कि ये हु और इस हु में अंतर है। आपको बता दें यहाँ पर जो हु है वो मात्र और मात्र हु क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वर्ड है, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या है, सॉरी, प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है। क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, केवल और केवल प्रश्नवाचक शब्द के अर्थ में, अर्थात क्वेश्चन वर्ड के अर्थ में। बस यहाँ पे जो हु है, यहाँ पे ये हु प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन वर्ड के साथ यानी प्रश्नवाचक शब्द के साथ साथ सब्जेक्ट का भी अर्थ में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट के भी अर्थ में, अर्थात ये सब्जेक्ट का भी अर्थ देता है और क्वेश्चन वर्ड का। तो क्वेश्चन वर्ड का भाव होने के कारण यहाँ पे ये कनेक्टिव के रूप में लिख गया, है ना, प्रयोग कर लिया गया। और सब्जेक्ट के भाव में होने के कारण, अर्थात सब्जेक्ट के अर्थ में होने के कारण, ये सब्जेक्ट के अर्थ में होने के कारण यही से हम इसको सब्जेक्ट मान लिया, अर्थात कनेक्टिव का भी काम करेगा और ये क्या करेगा, सब्जेक्ट का भी काम करेगा। इस बात पे ध्यान देना, ठीक है। कभी कभी गलतियां हो जाती, कब जैसे उदाहरण में या एक्सरसाइज में कह दिया रहता यू, है ना, साल रहता तो ठीक है, अगर यू दिया रहता तो कंफ्यूजन में हो जाते बच्चे की। यहाँ पर हमको पढ़ाया गया था कि ये कनेक्टिव के रूप में जोड़ लेते हैं और हेल्पिंग वर्ब को इधर कर देते, ये उठा के इधर कर देते हैं, गलत। मुख्य क्रिया अपनी जगह पर रहेगी, आप समझ सकते हैं। तो आपको बता दें ये और इस हूं में और एक विशेष अंतर क्या, यदि यहाँ पर लिंकिंग वर्ब रहेगा मुख्य, अर्थात मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब नहीं होगा, तब हु क्या होगा, केवल और केवल क्वेश्चन वर्ड के ही अर्थ में होगा। यदि मुख्य क्रिया होगी तब हु क्या हो जाएगा, हु क्वेश्चन वर्ड के अर्थ में होने के साथ साथ सब्जेक्ट के भी अर्थ में रहेगा, अर्थात सब्जेक्ट का भी भाव होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इसको हम कनेक्टिव के साथ साथ है हम सब्जेक्ट भी मान लेते हैं। सब्जेक्ट मानते हुए मान लो कि ये सब्जेक्ट ही है, हो गया। तो गियो से पता चलता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या पता चलता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हार्ड होती है और वर्ब का जो होता है थर्ड फॉर्म होता है, तो क्या हो जाएगा, गिव गिव गिवन। और यहाँ पर मी मत लिख देना, सब एक एक रूल को याद रखना, ठीक है।
बोलना नहीं, अगर कहीं भी भूले तनी अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो गलत है ना, यानी सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए, तो मी कहा फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के जेंडर और पर्सन नंबर प्रोडक्टिव है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माय फादर जेंडर से पता चल रहा है कि यहाँ पे ही होगा, इसका मतलब मी किसके अनुसार बदला जाएगा, ही के अनुसार। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ही क्या सब्जेक्टिव केस है। तो मान लीजिए, कल्पना करिए कि है ना कल्पना करिए कि सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम होगा। इसका मतलब मी किसके अनुसार बदला जाएगा, हिम के अनुसार बदला जाएगा। और वहां पे वो भी एक वचन, वो भी एक वचन, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम, है ना, और बाकी का वही रहेगा। ठीक, क्लियर। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं, क्या दिया है। ही सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर, फिर इसके बाद आई सेड यस या नो, है ना। तो आपको हम बता दें, अगले एग्जांपल में क्या दिया है, शी सेड टू राम आर यू अटेंडिंग द क्लास, फिर इसके बाद दिया ही सेड, है ना, इन्वर्टेड कामा के अंदर नो दिया। तो आप दो चीज समझ लीजिए जो अंडरलाइन है, यस या नो। तो यहाँ पे ध्यान देना, यदि डायरेक्ट स्पीच में यस होगा तो उसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसको इन अफर्मेटिव में बदल देंगे, इन अफर्मेटिव, है ना। और यदि नो होगा तो उसको हम इन निगेटिव में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, इन निगेटिव में बदल देते हैं। ठीक है, दो चीजें याद रखें। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जैसे अभी आपने ठीक इसके पहले पढ़ा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, कनेक्टिव के रूप में हम क्या का प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है ये वाक्य, इसका मतलब यह हुआ कि ये यस या नो टाइप क्वेश्चन का वाक्य है। यदि यस या नो टाइप क्वेश्चन का वाक्य होता है, अभी आपको क्या बताइए, का प्रयोग करते हैं ना, तो यहाँ पे इसका प्रयोग हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, हम इंटायर बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य को बदल देते हैं, असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे मान लीजिए आ गया, यू आर राइटिंग अ लेटर बन गया। तो यहाँ पे यू को आप एक एक पॉइंट भी आपको ध्यान रखना, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। तो यू को हम मी के अनुसार बदलते हैं, तो यू सब्जेक्टिव केस में है, मी ऑब्जेक्टिव केस में है। तो मी क्या करेगा, अपने सब्जेक्टिव केस आई के पास भेज देगा। इसका मतलब यू किसके अनुसार बदला जाएगा, आई के अनुसार बदला जाएगा। ये भी एक वचन, वो भी एक वचन, ये भी सब्जेक्टिव, वो भी सब्जेक्टिव, तो आई हो गया। यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम टाइम बदल देते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है, वाजिब वर्ब होता है। ठीक है, चलिए आगे का बाकी वही रहेगा सब कुछ। राइटिंग अ लेटर, यहाँ पे फिर फुल स्टॉप हो जाएगा। आप सोच रहे हैं ये तो बिल्कुल उसी तरह है, इसमें क्या रखा, नहीं, इसमें दो विशेष शब्दों की बात की गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे दो लोगों के बीच में बात हो रही है। ही सेड टू मी, यानी उसने मुझसे कहा, ये आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप पत्र लिख रहे हैं। तो मैंने कहा यस हाँ, ना, यानी उत्तर दे रहा दूसरा व्यक्ति। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो अगला व्यक्ति क्या कहेगा, जो भी कहेगा उत्तर तो ही होगा उसका। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, तो सेड की जगह पे क्या हो जाएगा, रिप्लाइड, क्या हो जाएगा, रिप्लाइड। ठीक है, इस बात को याद रखना, रिप्लाइड है। और यहाँ पे यस को हमने अभी क्या बताया, यस है तो इन अफर्मेटिव, है ना, इन अफर्मेटिव, फुल स्टॉप। ठीक है, आगे देखिएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, अफर्मेटिव हो गया। अब इसका एक दूसरा भी तरीका है, अथवा दूसरा तरीका देख लीजिए, यहाँ तक बिल्कुल सेम वही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज राइटिंग अ लेटर, इतनी दूर वही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा तरीका क्या है इसका, यदि आप यस या नो की जगह पे, यस की जगह पे इन अफर्मेटिव और नो की जगह पे इन नेगेटिव नहीं लिखना चाहते, तो इसका एक यूनिक तरीका है। क्या तरीका है कि यहाँ पर ये वही रहेगा, उत्तर दे रहा है तो आई रिप्लाइड ही हो जाएगा, है ना, आई रिप्लाइड हो जाएगा। और इसके बाद यदि आपके मन में ये शंका उत्पन्न हो रहा बार बार कि यहाँ पे कनेक्टिव क्यों नहीं लगा गया, कनेक्टिव दैट क्यों नहीं लगा गया, क्योंकि ये बिल्कुल असर्टिव की तरह दिख रहा है। इतना किसकी तरह दिख रहा है, असर्टिव सेंटेंस की तरह दिख रहा है ना, तो दैट क्यों नहीं लगाएगा। तो आप दैट भी लगा सकते हैं, लेकिन कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ कनेक्टिव के रूप में यदि आप दैट लगाएंगे तो याद रखना जो हमारा अर्थ होगा, यानी जो यहाँ पर हमें जो वाक्य दिख रहा है ना, जो आप चेंज कर चुके हैं डायरेक्ट में, उसकी बात होगी। यानी कनेक्टिव की बात जो सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। कौन सा वर्ब, मुख्य क्रिया नहीं होगी, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, कौन से, हेल्पिंग वर्ब को पकड़ेंगे। ठीक है, किसको पकड़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब को। तो यहाँ पे देखिए जो उत्तर दे रहा वही कह रहा है कि आई, है ना, मैंने कहा, अर्थात हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ेंगे। ठीक है,
सब्जेक्ट और वर्ब, कौन से सब्जेक्ट को, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यानी जिस इंट्रोगेटिव वाले वाक्य को हमने यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस में बदला है, अर्थात जो इसका है ना दिख रहा सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ मुख्य क्रिया नहीं पकड़ना, हेल्पिंग वर्ब को ही पकड़ना। तो दूसरा तरीका यही है कि दैट कनेक्टिव के रूप में आप दैट का प्रयोग करेंगे तो वो जो व्यक्ति उत्तर दे रहा है ना, मैं पत्र लिख रहा हूँ, वही उत्तर दे रहा था, इसका मतलब हाँ आई वाज लिख रहा हूँ। चलिए यहाँ पे अब देखिएगा, इंद्रा क्लियर। चलिए यहाँ भी उसी तरह है, सब कुछ वैसन है, कुछ नहीं रखा है, सिर्फ नो का है बस, ठीक है झंझट। वो भी आप देख रहे हैं कि अगर नो है तो इंडिकेटिव में कर देगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड राम कनेक्टिव के रूप में आप देख रहे हैं कि यस या नो टाइप क्वेश्चन का वाक्य है, इसलिए यहाँ पे इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, है ना। और उसी तरह ये भी हो जाएगा, यू है सेकंड पर्सन, राम के अनुसार, राम का हम जेंडर चेक करते हैं तो यहाँ पे ही निकलता है, इसका मतलब यू को किसके अनुसार बदलेंगे, ही के अनुसार, है ना, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। आर से पता चलता प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पे क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, वाज अटेंडिंग द क्लास। अब यहाँ पे ये फुल स्टॉप लगाने के बाद आप देखिए, कोई किसी से पूछ रहा है, जैसे मान लो उसने पूछा राम से, तो राम ने उत्तर दिया कि वह क्लास ले रहा है ना, अटेंड है। तो यहाँ पे देखो वही उत्तर दे रहा है कि हाँ या ना, तो यहाँ पे नो में उत्तर दे रहा है ना, कि ही सेड नो, नहीं मतलब नहीं ले रहा है क्लास, ठीक है, नहीं अटेंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही रिप्लाइड, क्या हो जाएगा, ही रिप्लाइड, ठीक है, ही रिप्लाइड इन, नो है तो क्या बताए थे, इन निगेटिव, क्या बताए थे, इन निगेटिव, ठीक है, क्या बताए थे, इन निगेटिव। दूसरा तरीका क्या है, वही है, ये पूरा इतना वही रहेगा जैसे आपने इंडायरेक्ट बनाया है ना, क्या रहेगा, सी आस्क्ड राम इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये पूरा वही रहेगा, इतनी तो ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको समझना, नो को, नो को यदि आप चाहते हैं निगेटिव में, यस को आप चाहते हैं इन अफर्मेटिव में बदल सकते हैं ना। और दूसरा हमने आपको एकदम बिल्कुल यूनिक तरीका क्या बताया है ना, थोड़ा से आगे देखते हैं कि ही रिप्लाइड, है ना। अगर आप नो कोई निगेटिव में नहीं लिखना चाहते हैं, आपको बार बार लग रहा है कनेक्टिव होना चाहिए, कनेक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल लगा सकते हो, तो कनेक्टिव के रूप में यहाँ पे, है ना, असर्टिव सेंटेंस में यस या नो अर्थात अफर्मेटिव या निगेटिव, निगेटिव को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे कनेक्टिव के रूप में हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे नो आ गया, यस आया तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो आपका वाक्य है ना, जिस इंट्रोगेटिव को आपने असर्टिव सेंटेंस में बदला, उसमें का सब्जेक्ट और वर्ब हमें यहाँ पे लिख देना होता, ठीक है, यानी पहले वाले वाक्य। यहाँ पे नो है तो कैसे लिखेंगे, तो सेम वही चीज यहाँ भी है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं आप, देखें कनेक्टिव के बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट और ये वर्ब, है ना, दो चीजें, तो यहाँ पर हम इन दोनों चीजों को लिखते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। और कौन से वर्ब की बात हो रही है, मुख्य क्रिया की बात नहीं होगी, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसकी बात। अगर नो है तो यहाँ पर इसके बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं ना, यानी वाजंट, और वो इस तरीके से, ठीक है। कभी मान लो अगर डू आ जाए या डज आ जाए तो डजंट या डोंट या डिडंट होगा, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लगा हो और चाहे ना लगा हो, क्योंकि वहां पे आप देख रहे हैं नो है, ठीक है, क्लियर।